गुड इवनिंग श्रेयांश, भूषण, आयुष। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देखेंगे। फोर्थ लेक्चर हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। आज ऑल ओवर हम लोग मॉडुलस के बारे में लर्न करेंगे, ठीक है ना। मॉडुलस के प्रॉपर्टीज देखेंगे और मॉडुलस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अब वन बाय वन जो है ना, थरली पूरे थ्योरी को हम लोग देखेंगे। मॉडुलस में सिर्फ मैं डेफिनेशन बताया था, उसका प्रॉपर्टीज मैं लिखवाया नहीं था, ठीक है ना। तो आज से देखो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और जहां तक दो फॉर्म और बताना बाकी है आपको, टेलर फॉर्म और आपका पोलर फॉर्म, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। टेलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलो देखो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैंने डेफिनेशन दिया था कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, ठीक है ना, जहां x और y जो है ना रियल नंबर है, तो मॉड ऑफ z मैंने डिफाइन किया था। ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर अब प्लस होता था इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसी को मॉड ऑफ जेड से डिफाइन किए थे। मॉड ऑफ जेड जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डायग्राम पे मैं बताया था कि मॉड ऑफ जेड का मीनिंग क्या होगा। कोई भी पॉइंट से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो ना डिनोट करेगा ऑरिजिन से, जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होगा यही मॉड ऑफ जेड होगा। यानी आप बोल सकते हो कि ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली मॉड ऑफ जेड इज डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है ना। ऑरिजिन से ये डिस्टेंस को डिनोट करेगा। और ध्यान रखना है कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी ये निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टीज मैंने ये भी बताया था कि मॉड जेड निकालो या माइनस जेड का मॉड निकालो या जेड बार का मॉड निकालो और या माइनस जेड बार का मॉड निकालो, ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जेड का मॉड फाइंड आउट करें या माइनस जेड का मॉड फाइंड आउट करें, या जेड बार लेकर के मॉड निकालेंगे या जेड बार लेकर के माइनस साइन लेकर के मॉड निकालोगे, तो ये सब क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। क्यों आएगा इक्वल, ये इसलिए इक्वल आएगा क्योंकि देखो अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स कॉमा वाई है, तो जेड बार मैं बताया था क्या होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होता है। तो जेड बार को लोकेट करोगे तो ये एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस आइटा वाई होता है जेड बार। तो देखोगे ऑरिजिन से जो है ना डिस्टेंस जो पी का है और ये जो पी डैश का है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ये डिस्टेंस जो है ना सेम ही होगा। अगर माइनस जेड अगर निकालते हो तो क्या होगा, ये मिरर इमेज हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये लोकेट होगा माइनस जेड। उसी तरह से अगर इसका बार लेते हो तो ये फिर से मिरर इमेज हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट। जेड बार के बारे में मैं बताया था आपको, क्या होता है, मिरर इमेज हो जाता है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो माइनस जेड बार जो होगा ना यहाँ लोकेट होगा, यानी ये डिस्टेंस ये सब डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझे। सो माइनस जेड का डिस्टेंस ऑरिजिन से, माइनस जेड बार का डिस्टेंस ऑरिजिन से, जेड बार मॉड जेड का डिस्टेंस ऑरिजिन से और जेड बार का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका हूं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा। सो मॉडुलस का मॉड जेड का मतलब होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, उस पॉइंट का। जेड क्योंकि एक पॉइंट को डिनोट करता है, तो ऑरिजिन से इस डिस्टेंस को हम लोग मॉड ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। और मॉड कभी निगेटिव होगा नहीं, ठीक है ना। मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एक ऑरिजिन ही होगा जिसका मॉड वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, अदरवाइज मॉड कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। ऑरिजिन का आर्गुमेंट डिफाइन होता है और ऑरिजिन का मॉडुलस वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, अदरवाइज मॉड वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब तो इसमें कुछ पॉइंट वाइज मैं लिखते जा रहा हूं। थर्ड पॉइंट, कहीं पे भी आपको इस तरह से लिखा है मॉड इक्वल टू आर, जहां आर क्या है, पॉजिटिव है, देन इसका जो लोकस होगा, देन द लोकस ऑफ जेड इज अ सर्किल। जेड का जो लोकस होगा सर्किल होगा विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस जो इसका होगा वो रेडियस आपको आर के इक्वल होगा, रेडियस इसका आर होगा। तो जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड जेड इक्वल टू आर लिखा मिलता है, तो वो क्या होगा, एक सर्किल को डिनोट करता है जिसका सेंटर क्या होगा, ऑरिजिन होगा और रेडियस आर के इक्वल होगा। देखो इसका प्रूफ कैसे मैं बोल रहा हूं।
जैसे मान लोगे लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, तो बताओ मॉड जेड क्या हो जाएगा, मॉड जेड जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और मॉड जेड इक्वल टू आर दिया गया है, तो बताओ मॉड जेड को तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू आर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जानते हो, ये आपको बताया मैं सर्किल में, ये स्टैंडर्ड सर्किल को डिनोट करता है जिसका सेंटर होता है 0,0 और रेडियस जो होता है आर के इक्वल होता है। तो जब आपको एक्स वाई प्लेन में दिखाना हो एक स्टैंडर्ड सर्किल, तो इस तरह से दिखाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी को अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखना हो इस सर्किल को, तो क्या लिखेंगे, मॉड जेड इक्वल टू आर लिखेंगे, ठीक है श्रेयांश। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस, find the center and radius of following circle, ठीक है ना। जैसे मान लो इसका फाइंड आउट करना है मॉड जेड इक्वल टू 2, तो बताओ इसका सेंटर क्या होगा। अगर पूछता है आपसे कि मॉड जेड इक्वल टू 2 है, तो इसका फाइंड आउट करना है सेंटर एंड रेडियस, क्या लगता है होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो इसका सेंटर हो जाएगा 0,0, ठीक है ना। और इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस आपका जो होगा 2 के इक्वल होगा। जैसे मान लो इस तरह से अगर दे देता है कि 3z का मॉड वैल्यू इक्वल टू 5 दे देता है, अगर पूछे कि इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा, 3z का मॉड वैल्यू इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, इसको आप लिखोगे 3 का मॉड वैल्यू इंटू जेड का मॉड वैल्यू इक्वल टू 5, यहां से मॉड जेड हो जाएगा 5/3, ठीक है ना। 3 का मॉड क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसका जो सेंटर होगा 0,0 होगा। और जो राइट हैंड साइड वैल्यू, एक चीज ध्यान ये रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ जेड यूनिटी होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर यूनिटी नहीं है तो यूनिटी बनाओगे, जैसे मैंने 3 कॉमन लेकर के 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका सेंटर ऑरिजिन होगा और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 5/3 के इक्वल होगा। बात समझे। जैसे मान लो कि -2z इक्वल टू 1 के इक्वल है, तो -2z इक्वल टू 1 भी एक सर्किल को ही डिनोट करेगा, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ -2 का मॉड वैल्यू इंटू जेड का मॉड वैल्यू इक्वल टू 1। -2 का मॉड वैल्यू 2 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा 0,0 और इसका रेडियस क्या होगा, 1/2 के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना है, जब भी मॉड वैल्यू किसी वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल देता है, तो वो ऑलवेज एक स्टैंडर्ड सर्किल को डिनोट करेगा जिसका सेंटर ऑलवेज ऑरिजिन होगा, और जो राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट लिखा होगा वही सर्किल का सेंटर हो जाएगा। क्लियर है सभी को इस कंसेप्ट में, समझ में आया सभी को। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो, तब तक मैं टिक ले लेता हूं। ठीक है, तो रब करते हैं इसको। ये आपका हो गया थर्ड प्रॉपर्टीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है चलो ओके। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी जो होगा, Z1 माइनस Z2 का मॉड वैल्यू अगर कहीं पे लिखा होगा, इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक है ना। ये बोल सकते हो आप डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो क्या करोगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करके मॉड वैल्यू ले लोगे, तो वो डिनोट करेगा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। एक चीज ध्यान रखना है, Z1 प्लस Z2 जो है ना, कुछ नहीं डिनोट करेगा ज्योमेट्रिकली अगर कुछ डिनोट करेगा तो वो डिफरेंस दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस के मॉड को डिनोट करेगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का मॉड ऑलवेज डिनोट करेगा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। मुझे लगता है इसको प्रूफ करें तो मुझे लगता है बहुत इजीली आप इस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लोगे।
मान लो Z1 को मैं मान लेता हूँ x1 प्लस आइटा y1, जिसको हम लोग क्या करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में x1 y1 भी लिखते थे। Z2 को हम x2 प्लस आइटा y2 लिखते थे। वैसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो x2 y2। एक चीज ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर्ड पेयर से भी लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। x1 y1 लिखे या x1 प्लस आइटा y1, मीनिंग एक ही होगा। अब देखो मैं Z1 माइनस Z2 निकाल रहा हूँ, तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा? Z1 का वैल्यू है x1 प्लस आइटा y1 और Z2 का वैल्यू है x2 प्लस आइटा y2। ठीक है ना? तो x1 प्लस आइटा y1 ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस x2 और ये प्लस माइनस माइनस आइटा y2 हो जाएगा। इसका रियल पार्ट को अगर एक जगह लिख दे और सेकेंड और फोर्थ टर्म में अगर आइटा कॉमन ले ले तो y1 माइनस y2 इंटू आइटा हो जाएगा। ये आपका Z1 माइनस Z2 होगा। और इसका मॉड वैल्यू क्या होगा? मॉड वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? मॉड वैल्यू का मतलब होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस होगा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, ये कहलाता है इसका मॉड वैल्यू। और ये आप जानते हो, ये डिनोट करता है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फॉर्मूला को डिनोट करता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। क्लियर है सभी को? यानी जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? डिफरेंस लेकर के आपको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे मैं बोलूं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Z1 equal to 3 plus iota and Z2 equal to 6 plus 5 iota। कैसे निकालोगे इसके बीच का डिस्टेंस? तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बीच का डिस्टेंस चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Z1 equal to 3 plus iota and Z2 equal to 6 plus 5 iota। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको बीच का डिस्टेंस? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। तो Z1 माइनस Z2 निकालोगे तो Z1 का वैल्यू है 3 प्लस आइटा और माइनस Z2 का वैल्यू है 6 प्लस 5 आइटा। ठीक है ना? तो 3 प्लस आइटा माइनस 6 माइनस 5 आइटा, ये वैल्यू क्या होगा? 3 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा और आइटा माइनस 5 आइटा माइनस 4 आइटा हो जाएगा। ठीक हो जाएगा Z1 माइनस Z2। और इसी का जब मॉड वैल्यू लोगे तो क्या होगा? मॉड वैल्यू का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, माइनस 4 आइटा का होल स्क्वायर नहीं लिखोगे, बहुत लोग गलती करता है। एकदम सही है, 5 होगा इसका आंसर। माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो रूट 25 का रूट वैल्यू 5 होगा। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 5 के इक्वल होगा। आई थिंक मुझे लगता है क्लियर होगा। सो जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये चौथा प्रॉपर्टीज होगा। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टीज, Z1 माइनस Z0 अगर R के इक्वल है और जहां R पॉजिटिव है, देन द लोकस ऑफ Z इज ए सर्किल होगा whose center is Z0 and radius is R। तो Z माइनस Z0 का मॉड वैल्यू अगर R के इक्वल है और ऑब्वियसली R हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो Z जो मूव करेगा, Z जो है ना मूविंग वैल्यू है और Z0 यहाँ पे फिक्स है। ठीक है ना? Z0 इज फिक्स्ड, ये कोई फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अंडरस्टूड है, जब भी मैं R ग्रेटर देन 0 लिखूंगा ना तो R रियल है। बात समझे? सो R यहाँ पे मैं रियल ले रहा हूं और Z0 कोई फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z कोई मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z जो पाथ पकड़ेगा वो पाथ क्या होगा? एक सर्किल का पाथ होगा जिसका सेंटर क्या होगा? Z0 के इक्वल होगा और उसका रेडियस जो है R के इक्वल होगा। इसको देखो मैं रियल प्लेन में खींच के लाऊं तो आप बहुत इजीली एक्सेप्ट करोगे। देखो लेट्स से मैं मान लेता हूं Z को x प्लस आइटा y। ठीक है ना? इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। Z को मैंने मान लिया x प्लस आइटा y और Z0 को मैं मान लेता हूं x0 प्लस आइटा y ना। ठीक है ना? तो बताओ सबसे पहले Z माइनस Z0 निकालोगे तो Z माइनस Z0 क्या होगा? x प्लस आइटा y पुट कर देंगे और Z0 का वैल्यू पुट करेंगे तो x0 प्लस आइटा y0 हो जाएगा।
ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो एक रियल पार्ट को एक जगह रखोगे तो x माइनस एक्स नॉट अब प्लस हो जाएगा, इसमें ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और आइटा अगर कॉमन ले लोगे तो y माइनस वाई नॉट इंटू आइटा हो जाएगा। यही आपका z माइनस जेड नॉट होगा। और क्वेश्चन में दिया गया कि z माइनस जेड नॉट आर के इक्वल है, तो बताओ z माइनस जेड नॉट का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो x माइनस एक्स नॉट अब प्लस हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इंटू आइटा का मॉड वैल्यू किसके इक्वल है, आर के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब इसका मॉड वैल्यू क्या होगा, इसका मॉड वैल्यू होगा रियल पार्ट का स्क्वायर x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर हो जाएगा। बात समझे। इसका जो मॉड वैल्यू होगा रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, मॉड का मीनिंग यही होता है, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हो x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये बातें मैं आपको सर्किल में बताया हूं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म होता है सर्किल का। इस सर्किल का सेंटर क्या हम लोग लिखते थे, इस सर्किल का जो सेंटर होता था वो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट होगा सेंटर। इसी को अगर कॉम्प्लेक्स में लिखना हो तो क्या लिखोगे, एक्स नॉट प्लस आइटा वाई नॉट, और ये किसके इक्वल है, जेड नॉट के इक्वल है। तो वही तो बोल रहा हूँ, सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, जेड नॉट हो जाएगा, और इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस आर के इक्वल होता है। ठीक है ना। अगर कोई चीजें आपको नहीं समझ में आता है कि ये क्या लोकस होगा, सबसे बेस्ट मेथड ये है कि जेड के जगह आप एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर लो और एक्स और वाई में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लो। जैसे ही एक्स और वाई में रिलेशन आएगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि लाइन है कि सर्किल है कि पाराबोला है कि एलिप्स है कि हाइपरबोला है। ठीक है ना। तो कम से कम सर्किल का लोकस मैं यहाँ बता रहा हूँ, सबसे लास्ट में मैं स्ट्रेट लाइन या बाकी और सबका लोकस बताऊंगा। तो ये आपको सेंटर रेडियस फॉर्म होगा, जिसका सेंटर जेड नॉट होगा और रेडियस वही बोल सकते हो जो मैं तीसरा फॉर्म लिखा हूं ना, जेड नॉट वहां पे 0 था तो मॉड जेड इक्वल टू आर था, यानी वो स्टैंडर्ड फॉर्म था। और अगर जेड नॉट अगर 0 नहीं है तो ये आपको सेंटर रेडियस फॉर्म कहलाएगा। तो जेड माइनस जेड नॉट का मॉड वैल्यू, एक चीज ध्यान रखना, इस दोनों में अंतर है, यहाँ पे दोनों Z1 Z2 फिक्स था, इसलिए डिस्टेंस को डिनोट कर रहा था Z1 Z2 के बीच में। लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स है जेड नॉट, और जेड क्या है, मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जेड अगर मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड का जो लोकस लोकेट होगा वो क्या होगा, एक सर्किल पे लोकेट होगा, जेड नॉट के अराउंड मूव करेगा, जेड नॉट उसका सेंटर होगा और रेडियस इसका आर होगा। तो सेंटर रेडियस फॉर्म जब भी आपको जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर लिखा मिले तो क्या पकड़ोगे, वो एक सर्किल का लोकस होगा। लेकिन अगर मान लो दोनों ही फिक्स है, जेड भी फिक्स है और जेड नॉट भी फिक्स है, तो ये डिस्टेंस को डिनोट करेगा, दो कॉम्प्लेक्स के बीच के डिस्टेंस को डिनोट करेगा। समझे भूषण। तो मैं इसका पिक लेता हूं और टाइप करो कहीं पे अगर इसमें प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चंस मैं इस पे ले लेता हूं। ठीक है ना, इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप करते हैं इसको, ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया। अच्छा बताओ, इसका मुझे फाइंड आउट करना है सेंटर एंड रेडियस। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्किल। जैसे z माइनस 2 प्लस 3 आइटा का मॉड वैल्यू 1 के इक्वल है। कौन मुझे बताएगा इसका सेंटर और रेडियस। z माइनस 2 प्लस 3 आइटा का होल मॉड इक्वल टू 1 है, तो z मूव करेगा एक सर्किल पे, उस सर्किल का मुझे फाइंड आउट करना है सेंटर एंड रेडियस। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, इसमें माइनस पहले कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 3 आइटा हो जाएगा, हो जाएगा। और आप अगर इससे कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली जेड नॉट की जगह क्या लिखा हुआ है, जेड नॉट की जगह 2 माइनस 3 आइटा लिखा हुआ है और आर की जगह 1 लिखा हुआ है, यानी इसका जो सेंटर हो जाएगा 2 माइनस 3 आइटा हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप 2 माइनस 3 भी लिख सकते हो, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे इसका फाइंड आउट करो क्या होगा, 2z प्लस 1 का मॉड वैल्यू इक्वल टू 3। इसका कौन मुझे बताएगा सेंटर और रेडियस। 2z प्लस 1 का मॉड वैल्यू इक्वल टू 3,
इस सर्किल का मुझे फाइंड आउट करना है सेंटर एंड रेडियस। तो सबसे पहले क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ जेड नेसेसरली यूनिटी होना चाहिए, पहले यूनिटी बनाओगे आप, ठीक है ना। तो यूनिटी बनाने के लिए क्या करोगे, टू कॉमन ले लोगे। तो जैसे ही टू कॉमन लोगे इसमें, तो ये हो जाएगा जेड प्लस 1/2, ठीक है ना, इक्वल टू 3। तो इसको क्या लिखोगे, 2 का मॉड इनटू जेड प्लस 1/2 का मॉड इक्वल टू हो जाएगा 3। 2 का मॉड क्या होता है, 2 ही होता है, और ये हो जाएगा मॉड जेड प्लस हाफ का मॉड इक्वल टू 3। तो यहाँ से मॉड जेड प्लस हाफ निकाल लोगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ जेड माइनस माइनस हाफ का मॉड वैल्यू इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। तो इसका जो सेंटर क्या होगा, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, इसी फॉर्मेट में है। इसका सेंटर हो जाएगा आपको माइनस हाफ कॉमा 0, क्योंकि माइनस हाफ प्लस 0 आएगा तो इसको लिख सकते हैं ना इसी फॉर्म में। इसका सेंटर माइनस हाफ हो जाएगा, और इसका रेडियस जो होगा आपको 3/2 के इक्वल होगा। हाँ एकदम सही है श्रेयांश, कोई डॉटफुल होना ही नहीं चाहिए, माइनस हाफ कॉमा सेंटर होगा। सो ध्यान रखना है, प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो माइनस ऑफ माइनस हाफ लिखोगे, यानी फॉर्मेट ये पकड़ना चाहिए, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर के फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्मेट काफी मीनिंगफुल होगा, क्योंकि जेड का कोएफिशिएंट यूनिटी रखना है, और यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए। तो जब माइनस साइन नहीं होगा तो माइनस ले लोगे, और एक माइनस इधर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर के फॉर्म में है। तो जेड नॉट के जगह माइनस हाफ लिखा हुआ है, तो माइनस हाफ का मतलब यही होगा ना, माइनस हाफ प्लस 0 आइटा, जिसको माइनस हाफ कॉमा 0 लिख सकते हो। तो सेंटर जो हो जाएगा माइनस हाफ कॉमा 0, और रेडियस जो है इसका, जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है 3/2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। अच्छा इसका मुझे बताओ क्या होगा सेंटर और रेडियस। जैसे जेड मान लो 2z प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 है। कौन मुझे बताएगा इसका सेंटर और रेडियस। टू जेड प्लस 1 माइनस 3 आइटा का मॉड वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो मुझे फाइंड आउट करना है इसका सेंटर एंड रेडियस। बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्किल का लोकस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है ना सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है मेंस में भी और आपको एडवांस में भी। तो 2z प्लस 1 माइनस 3 आइटा इक्वल टू 1 है। हाँ सबसे पहले 2 क्या करोगे आप, कॉमन ले लोगे। तो 2 जब कॉमन लोगे तो ये z प्लस 1/2 और माइनस 3/2 आइटा हो जाएगा, इसका मॉड वैल्यू 1 के इक्वल है। तो 2 आउटसाइड ले लेंगे, तो 2 का मॉड इसको लिखेंगे z प्लस हाफ और माइनस 3/2 आइटा का मॉड वैल्यू इक्वल टू 1। तो 2 का मॉड जो होगा 2 ही होगा, और इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लोगे, तो माइनस हाफ प्लस 3/2 आइटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो z माइनस माइनस हाफ प्लस 3/2 आएगा, ठीक है। इसका मॉड वैल्यू हो जाएगा 1/2 के इक्वल। बात समझे, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया। अब बोलेगे क्यों माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि इसको इस फॉर्मेट में लाना है, z माइनस जेड नॉट के फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो अब इसलिए इसका जो सेंटर होगा आपको माइनस हाफ प्लस 3/2 आइटा होगा, जिसको आप माइनस हाफ कॉमा 3/2 भी लिख सकते हो। और इसका जो रेडियस होगा, जो राइट हैंड साइड है वही इसका रेडियस हो जाएगा। इसका रेडियस आपको 1/2 के इक्वल होगा। एकदम श्रेयांश एकदम करेक्ट है, गुड, वेरी गुड। माइनस हाफ कॉमा 3/2 होगा, ठीक है ना, समझे। एक दो क्वेश्चंस, इसका फाइंड आउट करके बताओ तो, सेंटर और रेडियस। जैसे 2 प्लस आइटा माइनस जेड का मॉड वैल्यू 5 के इक्वल है, तो मुझे फाइंड आउट करना है इसका सेंटर और रेडियस। 2 प्लस आइटा माइनस जेड का मॉड वैल्यू इक्वल टू 5 है, इसका सेंटर और रेडियस चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या करोगे, सबसे पहले इसमें माइनस कॉमन ले लो। इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस 2 माइनस आइटा का मॉड वैल्यू इक्वल टू 5। तो माइनस 1 का मॉड इंटू लिख सकता हूँ जेड माइनस 2 माइनस आइटा का मॉड इक्वल टू 5। अब माइनस 1 का मॉड तो क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जेड इसमें माइनस कॉमन ले लें तो 2 प्लस आइटा का मॉड इक्वल टू 5। तो ऑब्वियसली इसका जो सेंटर होगा
इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा 2 प्लस आइटा, क्योंकि जेड नॉट की जगह 2 प्लस आइटा लिखा हुआ है, जिसको आप 2, 1 भी लिख सकते हो। और इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस आपका 5 के इक्वल होगा। ठीक है, नहीं आयुष, माइनस जब आप कॉमन लोगे, क्योंकि जेड का कोफिशिएंट यूनिटी हमेशा रखना है, तो माइनस जब आप कॉमन लोगे तो 2 के जगह -2 हो जाएगा और आइटा की जगह माइनस आइटा हो जाएगा। और इसमें माइनस जब कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस आइटा आएगा ना, तो जेड नॉट की जगह 2 प्लस आइटा लिखा हुआ है, जिसको 2, 1 लिख सकते हो, और रेडियस 5। ध्यान रखना है कोएफिशिएंट ऑफ जेड नेसेसरली यूनिटी होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बनाओगे आप। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, 2 - 3 आएगा प्लस 4z का मॉड वैल्यू 3 के इक्वल है, इसका सेंटर और रेडियस निकाल के दिखाओ। 2 - 3 आएगा प्लस 4z इक्वल टू 3 है, तो मुझे फाइंड आउट करना है इसका सेंटर एंड रेडियस। क्या लगता है इसका होना चाहिए सेंटर और रेडियस? तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ जेड को यूनिटी बनाने के लिए आप क्या करोगे, 4 कॉमन ले लोगे। तो 4 कॉमन लोगे तो ये 2/4 हो जाएगा और -3 आइटा बाय 4 हो जाएगा और प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है ना, इसका होल मॉड 3 के इक्वल है, इसको लिख सकता हूँ 4 का मॉड इंटू 1/2 -3 आइटा बाय 4 और प्लस जेड का होल मॉड। ठीक है, इक्वल टू 3। 4 का मॉड 4 ही होगा और जेड को मैं पहले लिखता हूँ 1/2 -3 आइटा बाय 4। ठीक है ना, इसका होल मॉड इक्वल टू 3। 4 से डिवाइड कर दो और इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये -12 और प्लस 3 आइटा बाय 4 हो जाएगा, इसका मॉड वैल्यू हो जाएगा 3/4। ठीक है ना, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया है, तो ये ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। माइनस मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि जेड माइनस जेड नॉट होना चाहिए, डिफरेंस में लिखा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे प्लस के जगह माइनस कॉमन लिया हूं, तो एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इस सर्किल का जो सेंटर होगा क्या हो जाएगा, इस सर्किल का सेंटर -12 प्लस 3 आइटा बाय 4 हो जाएगा, जिसको आप -12 कॉमन 3/4 भी लिख सकते हो। और इसका जो रेडियस होगा, इस सर्किल का जो रेडियस होगा आपको r के इक्वल होगा, जो 3/4 के इक्वल है। ठीक है ना, अब मुझे लगता है आप बना दोगे आप लोग। जैसे मान लो इसका सर्किल, इस सर्किल का सेंटर और रेडियस क्या होगा, सो जेड 2z, मान लो इस तरह से दे दे कि 3z + 1 का मॉड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 लिख दे। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा, 3z + 1 का मॉड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ जेड को यूनिटी बनाने के लिए 3 कॉमन ले लोगे, तो जेड प्लस 1/3 हो जाएगा का होल मॉड लेस देन इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 3 का मॉड और जेड प्लस 1/3 का मॉड लेस देन इक्वल टू 2। तो मॉड ऑफ 3 3 होता है, और इसको लिख सकता हूँ माइनस, अगर कॉमन ले लें तो -1/3 का मॉड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसका जो सेंटर होगा आपको इस सर्किल का -1/3 और प्लस 0 आइटा लिख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं -1/3, 0। इस सर्किल का सेंटर -1/3, 0 होगा और इसका जो रेडियस होगा 2/3 होगा। ठीक है ना, अब बोलोगे कि लेस का मतलब क्या होगा, याद होगा मैं S1 लेस देन 0 लिखा था, तो जेड जो होगा ना, जेड का लोकस, लोकस ऑफ जेड क्या होगा यहाँ पे, लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ जेड लाइज ऑन एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्किल, interior part of circle with center -1/3, 0 and radius 2/3। ठीक है ना, लेस जो होगा या तो इक्वल होगा तो ऑन द होगा, और अगर लेसर है तो इंटीरियर हो जाएगा, समझे, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल होगा। ऑब्वियसली S1 जब मैं लेस देन 0 लिखता था तो सर्किल के अंदर लोकेट होता था पॉइंट, अगर S1 ग्रेटर देन 0 लिखा होगा तो सर्किल के पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा। मान लो कुछ इस तरह से लिख देता है, जैसे मैं लिखा रहता है कि z -1/3 का मॉड वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2/3 लिखा रहता, इसका मतलब क्या होता, z -1/3 का होल मॉड अगर ग्रेटर देन 2/3 लिखा रहता
तो z का जो लोकस होगा, तो लोकस ऑफ z लाइज आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल, ठीक है, विथ सेंटर -1/3, एंड रेडियस, ठीक है, 2/3। बात समझे? अगर ग्रेटर देन लिखा होगा तो सर्किल के आउटसाइड होगा, अगर लेसर लिखा हुआ तो सर्किल के इनसाइड होगा, अगर इक्वल टू लिखा हुआ है तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल होगा। तो ये 3 तरह का आपको केस देगा। तो ये सारा मैं इक्वल ले लिया हूं, ये सरकमफ्रेंस पे जेड लाई करेगा इस सब केसेस में। जबकि जो 6 पॉइंट में होगा लेस देन इक्वल टू लिखा हूं, तो सर्किल का सेंटर -1/3, 0 होगा और रेडियस आपका 2/3 होगा। तो जेड जो लोकेट होगा या तो सरकमफ्रेंस पे होगा, क्योंकि इक्वल का भी साइन है, और लेस है तो मतलब इनसाइड द सर्किल लाई करेगा। तो जेड जो लोकेट होगा, जेड का जो लोकस होगा, आइदर सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा या नहीं तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल पे लाई करेगा, जिसका सेंटर -1/3, 0 है, रेडियस 2/3 है। अगर मान लो जेड -1/3 का मॉड वैल्यू ग्रेटर देन 2/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि जेड का जो लोकस होगा एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल पे लाई करेगा जेड, जिसका सेंटर क्या होगा, -1/3, 0 और रेडियस 2/3 होगा। समझे? ग्रेटर, लेस और इक्वल समझ में आए सभी को? सर्किल का लोकस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे दिखाएंगे? इसमें किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है, रब करें इसको। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। कितना नंबर था? 4th के 5th के 6th था? ठीक है ना? ये कितना नंबर पॉइंट था आपको? ये मैं 5th पॉइंट लिखवाया था, ठीक है ना? देखो 5th पॉइंट लिखवाया, 6th पॉइंट देखो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में हमें जब भी आपको मॉड जेड अगर 0 दिया गया है तो इसका मतलब यही होगा कि जेड जो है ना 0 होगा, जेड 0 होगा। या रिवर्स भी बोल सकते हो कि अगर जेड 0 दिया गया तो उसका मॉडुलस वैल्यू 0 होगा। मॉडुलस कभी 0 नहीं होगा, एक ऑरिजिन ही होगा जिसका मॉड वैल्यू 0 हो सकता है। तो जब भी मॉड जेड कहीं 0 है दैट मीन्स जेड इक्वल टू 0 होगा। एक चीज और, 7 पॉइंट, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी क्या होगा? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होगा। ठीक है, इक्वालिटी होल्ड कहां करेगा? जब जेड नॉन निगेटिव होगा। इसमें जो है ना इक्वालिटी होल्ड when z is non-negative, when z is non-negative रियल नंबर होगा। अब देखो समझने की कोशिश करो, इसको समझो। जैसे z इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? x प्लस आइटा वाई, ठीक है ना? x प्लस आइटा वाई अगर देखोगे तो ये जैसे कोई p पॉइंट है, ये x कॉमा वाई होता है, ये x होता है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ ये x होता है और ये आपको y होगा, और ये मॉड ऑफ z होता है, ठीक है ना? तो x ही क्या है? x को ही हम रियल पार्ट ऑफ z लिखते हैं और y को ही हम लोग लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक बात बताओ, हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर होगा ना, तो दोनों साइड जो होगा x और y वो लेसर होगा। बात समझे?
रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब एक्स होगा, तो एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा मॉड जेड से, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में मॉड जेड जो है ना हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा है, तो रियल पार्ट से भी लेसर होगा मॉड जेड, और इमेजिनरी पार्ट से भी क्या होगा, मॉड जेड लेसर होगा। इक्वालिटी मैं बोल रहा हूं कि मॉड जेड रियल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल कब हो सकता है, जब एक्स जीरो वाई जीरो हो जाएगा। यानी वाई जीरो का मतलब क्या होगा कि जेड क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव रियल नंबर, यानी प्योरली रियल नंबर अगर हो जाए तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, मॉड जेड के इक्वल होगा। बात समझे? और y भी क्या होगा, मॉड जेड से इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो x भी लेसर देन इक्वल टू मॉड जेड होगा, और y भी क्या होगा, लेसर देन इक्वल टू मॉड जेड होगा। इसी x को मैं रियल पार्ट ऑफ जेड लिख रहा हूँ और y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिख रहा हूँ। ये ऑलवेज होल्ड करेगा, रियल पार्ट जेड का ऑलवेज लेसर इक्वल होगा मॉडुलस से, और इमेजिनरी पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का दैट इज y होगा वो ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू होगा मॉड जेड से, क्योंकि मॉड जेड जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल का में बेस जो होगा रियल पार्ट ऑफ एक्स होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड होगा सॉरी, और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा, और जो हाइपोटेनस है इस राइट एंगल ट्राइंगल का वो मॉडुलस ऑफ जेड है। और आप जानते हो कि बेस और जो बेस और परपेंडिकुलर है वो ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस से लेसर और इक्वल होता है। बात समझ में आई? आयुष समझे प्रॉपर्टीज? ठीक है ना, तो ये सेवंथ हो जाएगा। देखो 8 प्रॉपर्टीज, 8 प्रॉपर्टीज जो होगा ये मैं बता चुका हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और काफी बार हम यूज करेंगे, जिसको मैं प्रूफ भी कर चुका हूं। जेड जेड बार जो होता है मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है, बहुत बार मैं लिखा हूं, अब भी मैं लिख रहा हूं, पहले भी लिखा हूं। यही रिलेशंस होता है, रिलेशंस बिटवीन जेड कंजुगेट एंड मॉडुलस। जेड जेड बार ऑलवेज मॉड जेड के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होगा कि 7 8 9 Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके मॉड निकालो या मॉड निकाल के मल्टीप्लाई करो, दोनों ही वैल्यू क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। सेम इन द केस रेशियो के साथ होगा, Z1 माइनस Z2 को डिवाइड कर लो फिर मॉड निकालो, यानी तो मॉड ही पहले निकाल लो और फिर डिवाइड करो, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल आएगा। ये सब हम रियल प्लेन में भी देख चुके हैं, मॉडुलस में ये सब मैं आपको बता चुका हूं। सिर्फ Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, सो Z1 बाय Z2 का मॉड इक्वल लिख सकते हो, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। ठीक है, तो ये लिखना कभी गलत नहीं होगा। ऐसे जनरलाइज भी कर सकते हो कि Z1 Z2 Z3 से लेकर के Zn का मॉड वैल्यू बोलता है निकालने के लिए, तो ये ऑलवेज इक्वल होगा Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड इंटू Z3 का मॉड से लेकर के डॉट 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 Zn का मॉड। जैसे दो मॉड के प्रोडक्ट के लिए लिखवाया हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का प्रोडक्ट लिखवा रहा हूं, उसी तरह से n कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्रोडक्ट में है और उसका बोलता है मॉड निकालने के लिए, तो n कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉड निकालें या इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल के अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल आएगा। ठीक है ना, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि काफी यूज होने वाला है आपको। देखो एक z टू दी पावर n का मॉड, या तो z को n बार z n बार अगर मल्टीप्लाई कर दें फिर मॉड निकालें, यानी तो पहले मॉड निकाल ले और फिर मल्टीप्लाई करें, ये दोनों ही क्या वैल्यू क्या आएगा, इक्वल का। यानी ये लिखना एकदम गलत नहीं होगा, जेड स्क्वायर का मॉड वैल्यू इसको हम लिखेंगे मॉड जेड का होल स्क्वायर, ये लिखना एकदम सही होगा मॉडुलस में। ठीक है ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज है और इसमें एक ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 11 जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज कहा जाता है, क्या बोलोगे इसको, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। तो ये कहता है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड जो होता है वो लेसर देन होता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल मॉड से। सो Z1 प्लस Z2 का मॉड होगा इंडिविजुअल के मॉड से लेसर या इक्वल होगा, और या इंडिविजुअल के मॉड के डिफरेंस से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, डिफरेंस के साथ भी होगा, Z1 माइनस Z2 का मॉड वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू होगा, इंडिविजुअल के मॉड के सम से लेसर होगा, लेकिन इंडिविजुअल के मॉड्स के डिफरेंस से क्या होगा, ग्रेटर होगा।
इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। आप बोलोगे कि ये देखो, तो बेसिकली वेक्टर के रूल को ये फॉलो करता है मॉडुलस। जो वेक्टर में पढ़े हो ना, दो वेक्टर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो एक पैरेललोग्राम के डायगोनल को डिनोट करता है, ये पढ़े होगे। तो ये क्या होगा, जैसे देखो इसका प्रूफ थोड़ा बहुत मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये Z1 होगा, एक पॉइंट को डिनोट करता है। लेट्स से मैं इसको P से डिनोट कर रहा हूँ। और लेट्स से एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से Q मान लेता हूँ, जो Z2 से डिनोट कर रहा है। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना, Z1 को Z2 से ऐड करोगे, तो पैरेललोग्राम की ये डायगोनल को डिनोट करेगा। ये डायगोनल ये हो जाएगा R, आपको Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो डायगोनल होगा वो डिनोट करेगा Z1 प्लस Z2 को। वेक्टर के रूल को फॉलो करता है, तो ये Z1 हो जाएगा और ये Z2 हो जाएगा। ये आपको डिनोट करेगा Z1 प्लस Z2 को। वेक्टर को रूल को ये फॉलो करता है, ठीक है ना। वेक्टर पढ़े हो कि नहीं श्रेयांश, आयुष? फिजिक्स में पढ़ाया गया वेक्टर, बेसिक मैथ में पढ़े होगे। दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं Z1 और ये वेक्टर Z2 है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा Z1 प्लस Z2। अब देखो मैं कैसे प्रूफ कर रहा हूं। देखिए OR का लेंथ क्या होगा, OP का लेंथ क्या होगा, मॉड Z1 होगा। और OQ का लेंथ क्या होगा, मॉड Z2 होगा। और OR का लेंथ क्या होगा, मॉड Z1 प्लस Z2 का मॉड होगा। देखो इसको समझो, जैसे OP का जो लेंथ होगा, ऑरिजिन से डिस्टेंस Z1 का मॉड ले लेंगे तो OP का लेंथ को डिनोट करेगा। OQ का लेंथ क्या होगा, मॉड Z2, जो Z2 लिखा हो उसी का मॉड अगर ले लें, ये डिनोट करेगा OQ के लेंथ को, तो OQ जो होगा मॉड Z2 के इक्वल होगा। और जो R पॉइंट है वो Z1 प्लस Z2 है, तो OR का अगर लेंथ निकालना है तो Z1 प्लस Z2 का मॉड वैल्यू ले लोगे तो वही OR होगा। क्योंकि डेफिनेशन से ये बताया हूं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड लेते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस को डिनोट करेगा ऑरिजिन से। बात समझे? अब देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज लगा रहे हैं। ये आप लिख सकते हो कि आप पढ़े होगे कि सम ऑफ वन साइड जो होगा, यानी OR का जो लेंथ होगा वो सम ऑफ टू साइड से लेसर होगा। यानी ये लेसर होगा किससे, OP और प्लस PR से, ठीक है। और ग्रेटर होगा डिफरेंस से, यानी OP और माइनस PR का मॉड वैल्यू से ग्रेटर होगा। इसी को हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज बोलते हैं। मतलब हम किस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं, इन ट्रायंगल OPR में अप्लाई कर रहे हैं। इन ट्रायंगल OPR में लिख सकता हूं ना कि जो वन साइड होगा दैट इज OR, वो सम ऑफ टू साइड से लेसर होगा, OP और प्लस PR से लेसर होगा। और इसके डिफरेंस से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज ये लर्न किए होगे, कोई भी वन साइड जो होगा सम ऑफ टू साइड से लेसर होता है या इक्वल होता है, या डिफरेंस ऑफ टू साइड से ग्रेटर होता है थर्ड साइड। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो PR का लेंथ अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, जो PR की डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे। ये Z1 प्लस Z2 है और ये Z1 है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे आयुष, इसका डिफरेंस लेकर के मॉड ले लोगे। क्योंकि मैं अभी जस्ट बताया हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इसका डिफरेंस लेकर के मॉड लोगे। तो Z1 प्लस Z2 में अगर सब्ट्रैक्ट करोगे से तो Z1 कट जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, मॉड Z2 को डिनोट करेगा, ये मॉड Z2 हो जाएगा। वैसे भी जानते हो पैरेललोग्राम है तो OQ का लेंथ जो मॉड Z2 के इक्वल है और PR का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। बात समझे? सो ये OQ के लेंथ के इक्वल होगा। उसी तरह से OP का तो लेंथ पता ही है। अब देखो इसमें पुट कर दोगे तो क्या होगा, OP का लेंथ क्या है, OP का लेंथ जो है मॉड Z1 है, और PR का लेंथ क्योंकि OQ के लेंथ के इक्वल है वो मॉड Z2 है, ठीक है, इसका होल मॉड। और लेस देन इक्वल टू OR का लेंथ किसके इक्वल है, OR का लेंथ आपको Z1 प्लस Z2 का मॉड वैल्यू है, ठीक है। OP का लेंथ मॉड Z1 है और PR का लेंथ मॉड Z2 है। इसी को हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज बोलते हैं। मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल मॉड लेसर देन इक्वल टू होगा Z1 प्लस Z2 का मॉड लेसर देन इक्वल टू होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ये फर्स्ट मैं प्रूफ किया हूं, समझ में है सभी को ये प्रूफ?
इसी को हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज बोलते हैं। उसी तरह से मैं आपको सेकंड को भी प्रूफ कर देता हूं, इसको नोट करो, एक ले लेता हूं। रब करें इसको, मैं दूसरा प्रॉपर्टीज भी प्रूफ कर देता हूं। समझ में आया सभी को? देखो सेकंड वाला प्रूफ मैं कर रहा हूं। जैसे ये मान लो Z1 मैं मान लेता हूं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Q है, दैट इज Z2। ठीक है, तो ये OP हो जाएगा और ये OQ हो जाएगा, और इसी का जब हम ऐड करेंगे तो ये डायगोनल के लेंथ को डिनोट करेगा, तो ये R हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का। देखो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि मुझे Z1 माइनस Z2 को लोकेट करना है, तो देखो Z1 माइनस Z2 कैसे लोकेट होगा। माइनस Z2 पहले निकालोगे तो क्या होगा, इसका आप माइनस Z2 निकालोगे तो नीचे चला जाएगा, ये आपको हो जाएगा माइनस Z2। ये हो जाएगा लेट से PQR, इसको मैं A मान लेता हूं। तो Z2 अगर ये है तो इसमें माइनस साइन लगाओगे तो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस Z2 ये हो जाएगा। और इसमें क्या कर रहे हैं हम, माइनस Z2 में Z1 को ऐड कर रहे हैं। तो जब Z1 को ऐड करोगे तो वेक्टर क्या होता है, विथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो बोल सकते हो ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये वेक्टर क्या होगा, ये Z1 हो जाएगा। और ये जो वेक्टर आएगा यही डिनोट करेगा Z1 माइनस Z2 को। यहाँ पे जो आएगा वो Z1 माइनस Z2 आएगा। लेट्स से इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूं, समझे। सो ये माइनस Z2 में Z1 को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट जो होगा ये OB होगा, जिसको लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2। सो क्या किया हूं, OP का लेंथ विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहां रख दिया हूं, ये Z1 को डिनोट करेगा। ठीक है ना, ये Z1 को डिनोट करेगा, और ये माइनस Z2 का, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा OB वो Z1 माइनस Z2 होगा। अब देखो इसमें भी आप पैरेललोग्राम, इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी आप ट्रायंगल लॉ लगा सकते हो। इसमें क्या होगा, जैसे OA का लेंथ क्या होगा, माइनस Z2 का मॉड वैल्यू लिखोगे, जिसको आप माइनस साइन हटा भी सकते हो, मॉड Z2 होगा, क्योंकि -1 का मॉड वैल्यू 1 ही होता है, तो मॉड Z2 के इक्वल होगा। OB का लेंथ क्या होगा, Z1 माइनस Z2 का मॉड वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है ना, और AB का लेंथ क्या होगा, AB का लेंथ कैसे निकालोगे, सेकंड इसमें से A और B के बीच के पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करके मॉड ले लोगे। तो इस Z1 माइनस Z2 को माइनस Z2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो घट के क्या होगा, Z1 हो जाएगा। तो AB का लेंथ बोलो या OP का लेंथ, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, मॉड Z1 के इक्वल होगा। ठीक है ना, और फिर से हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। इन ट्राइंगल OAB में, इन ट्राइंगल OAB में लिख सकता हूं ना, जो वन साइड होगा दैट इज OB, सम ऑफ टू साइड से लेसर होगा, यानी OA प्लस AB से लेसर होगा, लेकिन ग्रेटर किससे होगा, OA माइनस AB के मॉड वैल्यू से ग्रेटर होगा, ये लिख सकते हैं। और OA का वैल्यू किसके इक्वल है, OA का वैल्यू पुट कर दोगे मॉड Z2 के इक्वल है, और माइनस AB का जो वैल्यू है वो मॉड Z1 के इक्वल है का होल मॉड, और OB का जो लेंथ है वो Z1 माइनस Z2 का मॉड वैल्यू के इक्वल है। OA मॉड Z1 है और ये AB जो है मॉड Z2 है। ठीक है ना, AB मॉड Z1 है और ये मॉड Z2 है, ये Z2 है और ये Z1 है। ये तो मैं प्रूफ किया हूं, ये तो मैं लिखा हूं। अच्छा हाँ, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 लिखो या मॉड Z2 माइनस मॉड Z1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल मॉड लिया हुआ है। A माइनस B का मॉड लिखो या B माइनस A का मॉड, मॉडलेस में क्या होता है, ये दोनों इक्वल ही होता है। तो ये मैं आपको सेकंड वाला प्रूफ किया ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज में, बात समझे। तो इस तरह से ये दोनों प्रॉपर्टीज काफी यूजफुल होगा, और ध्यान रखना इसमें दो पॉइंट है जो मैं नोट करके लिखवा रहा हूं, काफी बार मेंस में जो ना उससे क्वेश्चंस आपको आया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टीज मैं आपको मॉडुलस में भी लिखवाया हूं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे, और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएगी।
इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टीज। इसमें 2 पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखो ये 2 पॉइंट, ये आपका प्रूफ हो गया आपका। ये हो गया आपका 11 नंबर पॉइंट। देखो 12 नंबर पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा मेंस में, जो ना इस 2 पॉइंट से क्वेश्चंस काफी आया है। इफ Z1 प्लस Z2 का मॉड वैल्यू अगर इक्वल है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, वैसे होता नहीं है लेकिन इक्वल अगर है, कहीं पे लिखा हुआ है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड वैल्यू अगर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के इक्वल लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये पॉसिबल तभी होगा जब ऑरिजिन Z1 एंड Z2 ये क्या होगा, तीनों कोलिनियर होगा, आर कोलिनियर and origin lies outside of Z1 and Z2। ठीक है, तो जब भी आपको Z1 प्लस Z2 का मॉड अगर इक्वल लिखता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका एम्पलीट्यूड जो आर्गुमेंट है इक्वल होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल होना चाहिए। तो Z1 प्लस Z2 का मॉड वैल्यू अगर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के इक्वल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ऑरिजिन के साथ Z1 Z2 कोलिनियर होगा और ऑरिजिन जो है ना Z1 Z2 के आउटसाइड होगा, Z1 Z2 के बीच में लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये होल्ड तभी करेगा जब आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट Z1 Z2 के इक्वल है, तो ही आपको ये रिलेशन होल्ड करेगा। Z1 प्लस Z2 का मॉड वैल्यू इक्वल होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के। देखो इसका प्रूफ देखो कैसे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज प्रूफ समझने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं कि ऑरिजिन ये है, लेट से एक लाइन ले लेता हूं, इसी लाइन पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट से ये Z1 है, लेट से इसको मैं A पॉइंट मान लेता हूं, और ये B है जिसको मैं मान लेता हूं Z2। तो क्लियरली दिख रहा है कि Z1 जो है, ठीक है ना, यहां पे मैं ले लेता हूं। सो लेट से ये Z1 है और ये Z2 है और ये ऑरिजिन हो गया। तो ऑरिजिन A B क्या है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब एक बात बताओ कि अगर हम Z1 प्लस Z2 को लोकेट करना चाहें तो कहां पे लोकेट होगा। Z1 प्लस Z2 को अगर लोकेट करना चाहोगे ना, तो क्योंकि Z1 XY कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है और Z2 का भी X और Y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, तो जब आप ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं ये ऊपर भागेगा, कहीं यहां पे जाके लोकेट होगा Z1 प्लस Z2, और ये भी कोलिनियर ही लोकेट होगा Z1 प्लस Z2। यहाँ पे आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि OA का लेंथ क्या होगा, OA का लेंथ मॉड Z1 होगा, और अगर मैं बोलूं कि OB का लेंथ क्या होगा तो मॉड Z2 होगा। अगर मैं पूछूं कि OC का लेंथ क्या होगा तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं पूछूं कि AB का लेंथ क्या होगा, AB का लेंथ क्या होगा Z1 माइनस Z2 का मॉड वैल्यू। BC का लेंथ क्या होगा, BC का लेंथ जो होगा, BC का जो लेंथ होगा ये वही होगा, इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो Z2 से Z2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मॉड Z1 के इक्वल होगा BC का लेंथ। ये आपको मॉड Z1 हो जाएगा और ये लेंथ आपको मॉड Z2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो BC का लेंथ होगा वो मॉड Z1 होगा। अब यहां पे देख सकते हो, यहां पे जो है ना OB प्लस AC, इसको मैं लिख सकता हूं कि OC का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, OC का लेंथ लिख सकता हूं OB प्लस BC के इक्वल होगा, लिखा जा सकता है। जो OC का लेंथ होगा वो OB प्लस BC लिखा जा सकता है। OC का लेंथ किसके इक्वल है, OC का लेंथ Z1 प्लस Z2 के इक्वल है, और जो OB का लेंथ है वो OB का लेंथ मॉड Z2 के इक्वल है। ठीक है ना,
और जो बीसी का लेंथ है वो किसके इक्वल है, बीसी का लेंथ मॉड Z1 के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों जो है ना इक्वल आ रहा है, मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल आ रहा है मॉड Z2 प्लस मॉड Z1। ये वैलिड कैसे हुआ, ये वैलिड तभी हुआ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है वो Z1 थीटा ही बना रहा है, और Z2 भी कितना बना रहा है, थीटा ही बना रहा है। दोनों का आर्गुमेंट सेम है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो OA लाइन है वो थीटा ही बना रहा है, और जो OB लाइन है वो भी तो थीटा ही बना रहा है ना। तो Z1 Z2 का आर्गुमेंट यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब भी आपको आर्गुमेंट, या आर्गुमेंट का मतलब यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स होगा, तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर इक्वल आता है तभी ये रिलेशन होल्ड करेगा, Z1 प्लस Z2 का मॉड वैल्यू इक्वल होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के। यानी इन अदर वर्ड्स ज्योमेट्रिकली अगर बोलना चाहते हो ये रिलेशन होल्ड कब करेगा, जब ऑरिजिन के साथ Z1 Z2 कोलिनियर होगा, और ऑरिजिन देख रहे हो Z1 Z2 के और साइड है, Z1 Z2 के बीच में नहीं है। ए पॉइंट है Z1 और बी पॉइंट है Z2, तो ए बी पे नहीं होना चाहिए, ए बी के आउटर साइड होना चाहिए ऑरिजिन, तो ही ये रिलेशन होल्ड करेगा। उस केस में आर्गुमेंट आपको इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, एक आप चाहो तो एग्जांपल लेके मैं वेरीफाई कर सकता हूं। देखो Z1 आप ले लो, लेट्स से 1 प्लस आइटा, ठीक है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू y बाय एक्स, तो y बाय एक्स का मतलब 1 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। और मैं Z2 ले लेता हूं 2 प्लस 2 आइटा, तो 2 प्लस 2 आइटा का आर्गुमेंट क्या होगा, 2 प्लस 2 आइटा का भी आर्गुमेंट पाई बाय 4 होगा, क्योंकि जब y बाय एक्स से निकालोगे तो इसका भी आर्गुमेंट पाई बाय 4 ही आएगा। अब देखो यहां से Z1 प्लस Z2 निकालना, तो Z1 प्लस Z2 निकालोगे तो क्या होगा, 3 प्लस 3 आइटा हो जाएगा। प्लस Z2 का जो मॉड वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9, इसको लिख सकता हूं 3 रूट 2। अब मॉड Z1 क्या होगा, मॉड Z1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये रूट 2 हो जाएगा। और मॉड Z2 क्या होगा, मॉड Z2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4, क्या हो जाएगा 8, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2। अब यहाँ पे देखो Z1 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 किसके इक्वल आ रहा है, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का जो वैल्यू आ रहा है 3 रूट 2 आ रहा है, और Z1 प्लस Z2 का भी वैल्यू क्या आ रहा है, 3 रूट 2 आ रहा है। यहां से ये वेरीफाई हो रहा है, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसका आर्गुमेंट सेम था, जिसका आर्गुमेंट इक्वल है, पाई बाय 4 है, और मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि ये रिलेशन होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Z1 प्लस Z2 का होल मॉड इक्वल हो रहा है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, नहीं, तो क्लियरली ये इक्वल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का मॉड वैल्यू 3 रूट 2 आ रहा है, और मॉड Z1 रूट 2 आ रहा है, मॉड Z2 2 रूट 2 आ रहा है। जब इसको ऐड करोगे तो 3 रूट 2 के इक्वल आ रहा है, यानी ये Z1 प्लस Z2 का होल मॉड इक्वल आ रहा है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के। बात समझ में आई, ये होल्ड तभी करेगा जब आर्गुमेंट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल होगा, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगा, ये ऑलवेज होल्ड नहीं करेगा। Z1 प्लस Z2 का होल मॉड, याद होगा मैं जब रियल नंबर में ये बात लिखवाया था, a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, तो वहां पे मैंने लिखा था कि ए बी का सेम साइन होना चाहिए, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स में मैं बात लिखवा रहा हूं यही बात कि ये होल्ड तभी करेगा जब Z1 Z2 ऑरिजिन के साथ कोलिनियर होगा, यानी दोनों Z1 Z2 का अगर आर्गुमेंट सेम है तो फिर ये रिलेशन होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। श्रेयांश, भूषण, टाइप करो एक बार, कहीं पे अगर कंफ्यूजन हो तो फिर पॉइंट आउट करो, नहीं समझ में आया तो। इससे मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है आपको। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक रिलेशन और है जो कि मैं यहां पे लिखवा देता हूं आपको। देखो लास्ट पॉइंट है 13 नंबर, इफ Z1 माइनस Z2 का मॉड वैल्यू अगर इक्वल है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, देन ऑरिजिन Z1 एंड Z2 ये क्या होगा, कोलिनियर होगा, आर कोलिनियर, एंड ऑरिजिन लाइज बिटवीन Z1 एंड Z2। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि Z1 माइनस Z2 का मॉड वैल्यू अगर इक्वल दिया गया है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, ये तभी होगा जब इसका आर्गुमेंट का डिफरेंस जो है ना पाई के इक्वल होगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 का मॉड वैल्यू जो है ना पाई के इक्वल होना चाहिए।
यानी इसका डिफरेंस अगर पाई के इक्वल है तो ही ये होल्ड करेगा। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि आर्गुमेंट इक्वल होना चाहिए तब ये रिलेशन होल्ड करेगा। अगर Z1 माइनस Z2 का मॉड वैल्यू अगर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के इक्वल है तो ये तभी होल्ड करेगा जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। अब देखो इसको प्रूफ देखो, ज्योमेट्रिकली कंडीशन ये होगा कि Z1 Z2 ऑरिजिन कोलिनियर होना चाहिए और Z1 Z2 के बीच में ऑरिजिन होना चाहिए ये रिलेशन होल्ड करने के लिए। और इस रिलेशन होल्ड करने के लिए ऑरिजिन आउटसाइड होना चाहिए Z1 Z2 के। देखो इसका प्रूफ देखो, बहुत छोटा सा प्रूफ होगा। जैसे मान लेता हूं ये ऑरिजिन है, लेट्स से मैं ये Z1 मान लेता हूं, ठीक है ना, इस A पॉइंट मान लेता हूं दैट इज Z1 और मैं Z2 यहां पे ले लेता हूं, ठीक है ना, यहां पे मैं B पॉइंट ले लेता हूं दैट इज Z2। तो क्लियरली ऑरिजिन जो है ना Z1 Z2 के साथ कोलिनियर है और ऑरिजिन बीच में है, ठीक है। अगर आप Z1 माइनस Z2 को लोकेट करना चाहते हो तो यहां पे मैं ज्यादा डिस्टेंस लिया हूं, ठीक है ना, OA और OB का लेंथ कम लिया हूं। तो कौन मुझे बताएगा Z1 माइनस Z2 किधर होगा, इस लाइन के ऊपर होगा कि नीचे होगा? भूषण, अगर Z1 मैं यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया हूं जिसका X और Y दोनों पॉजिटिव है और Z2 मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लिया हूं जिसका X और Y निगेटिव है, अगर मैं बोलता हूं कि Z1 माइनस Z2 लोकेट ऊपर होगा कि नीचे होगा, किधर होगा Z1 माइनस Z2? क्योंकि Z1 जो है ना मैं X1 प्लस आइटा Y1 ले रहा हूं, यहां X1 Y1 दोनों पॉजिटिव है और ये Z2 ले रहा हूं वो X2 प्लस आइटा Y2 है, जबकि X2 Y2 दोनों ही निगेटिव है। तो जब आप Z1 माइनस Z2 निकालोगे एक तरह से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड हो जाएगा? ऊपर जाएगा, एकदम सही है आयुष, ऊपर जाएगा। क्योंकि जब Z1 माइनस Z2 निकालोगे तो X2 इटसेल्फ निगेटिव है X2 Y2, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक तरह से ऐड हो जाएगा, यानी Z1 और Z2 के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर बहुत ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा Z1 माइनस Z2, समझे? क्योंकि एक तरह से ऐड हो रहा है, क्योंकि जब आप Z1 को Z2 से सब्ट्रैक्ट करो तो Z2 का दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव है, एक तरह से ऐड हो रहा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से OA का जो लेंथ होगा वो मॉड Z1 के इक्वल होगा, जो OB का लेंथ होगा वो मॉड Z2 के इक्वल होगा और जो OC का लेंथ होगा वो Z1 माइनस Z2 के मॉड के इक्वल होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस को डिनोट करेगा। अगर मैं पूछूं कि AC का लेंथ कितना होगा, कौन मुझे बताएगा AC का लेंथ? AC का लेंथ क्या होगा, कैसे निकालोगे लेंथ? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बीच का अगर लेंथ निकालना है तो क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करके मॉड ले लोगे। तो Z1 माइनस Z2 और माइनस Z1 का मॉड वैल्यू, तो AC का लेंथ किसके इक्वल आएगा, मॉड Z2 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा? AC का जो लेंथ होगा वो मॉड Z2 के इक्वल आएगा, समझे कैसे? क्योंकि Z1 माइनस Z2 में से Z1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करके मॉड ले लोगे। तो Z1 माइनस Z2 और Z1 के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो Z1 से Z1 कट जाएगा, तो माइनस Z2 का मॉड वैल्यू को मॉड Z2 ही लिख सकते हो, क्योंकि माइनस Z का मॉड और Z का मॉड इक्वल ही होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है ना आप OC का लेंथ लिख सकते हो, जो OC का लेंथ होगा वो OA प्लस AC होगा और OC का लेंथ लिख सकते हैं ना डायग्राम से, OA प्लस AC होगा। तो OA का लेंथ किसके इक्वल, OC का लेंथ किसके इक्वल है, Z1 माइनस Z2 के इक्वल है। और OA का लेंथ किसके इक्वल है, OA का लेंथ आपको मॉड Z1 के इक्वल है और AC का लेंथ किसके इक्वल है, मॉड Z2 के इक्वल है। तो यहां से देख रहे हो कि Z1 माइनस Z2 का होल मॉड इक्वल आ रहा है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के। ये क्यों इक्वल आ रहा है, यहां पे आप गौर करो कि आर्गुमेंट में क्या हो रहा है। अगर Z1 का आर्गुमेंट अगर हम थीटा ले लें, क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट जो है Z1 का थीटा ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगता है Z2 का आर्गुमेंट क्या होगा, Z2 का आर्गुमेंट क्या होगा? अगर इसका एंगल निकालना चाहोगे तो ये क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, एग्रीड। अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल आपका क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, नहीं होगा? ये एंगल माइनस पाई प्लस थीटा होगा। यानी कहना मैं यही चाह रहा हूं कि जो आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा
वो माइनस पाई प्लस थीटा होगा। बात समझे? अगर Z1 का आर्गुमेंट क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से OA लाइन कितना एंगल बना रहा है उसी को आर्गुमेंट बोलते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल आपको माइनस पाई प्लस थीटा होगा। यानी Z2 का जो आर्गुमेंट होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा OB लाइन, वो माइनस पाई प्लस थीटा होगा। अब यहां से डिफरेंस देख सकते हो, अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 को सब्ट्रैक्ट करोगे आर्गुमेंट ऑफ Z2 से, तो इसको अगर इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पाई आ जाएगा, ठीक है ना। पाई आ सकता है या माइनस पाई, इसलिए मैंने मॉड वैल्यू ले लिया। तो मॉड वैल्यू लोगे तो पाई आएगा। तो यदि दो आर्गुमेंट का डिफरेंस अगर पाई के इक्वल है तो ही उस केस में Z1 माइनस Z2 का मॉड वैल्यू इक्वल होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के। ज्योमेट्रिकली ये बोल सकते हो कि ऑरिजिन Z1 Z2 अगर कोलिनियर है और ऑरिजिन अगर Z1 Z2 के बीच में है तो ही ये रिलेशन होल्ड करेगा। Z1 माइनस Z2 का मॉड वैल्यू इक्वल होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के। यानी आर्गुमेंट में रिलेशन क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट का डिफरेंस अगर पाई के इक्वल है तो ही ये रिलेशन होल्ड करेगा। Z1 माइनस Z2 का मॉड वैल्यू इक्वल होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, ठीक है ना। मेंस में देखो ये क्वेश्चन पूछा था कि दिया गया था कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 are such that Z1 plus Z2 का मॉड वैल्यू इक्वल है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 वो लाइक इसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दिया था पाई के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में दिया था पाई बाय 2 होगा, सी ऑप्शन में दिया था 0 होगा, डी ऑप्शन में दिया था कि माइनस पाई होगा। ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस में, बहुत रिसेंटली आया था। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 आर सच दैट Z1 प्लस Z2 का मॉड वैल्यू इक्वल है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, तो पूछ रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होगा। कौन मुझे बताएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर। क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर। एकदम सही है आयुष भूषण, बहुत सही पकड़ रहा है। 0 होगा, क्योंकि अभी जो मैं प्रीवियस 12-13 है ना 12 पॉइंट में लिखवाया हूं कि आर्गुमेंट इक्वल होता है, अगर ये रिलेशन होल्ड करेगा तो आर्गुमेंट इक्वल होगा, तो आपस में कट के क्या होगा 0 हो जाएगा। तो मेंस में इसी टाइप का क्वेश्चंस आता है। थ्योरी अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो फिर क्वेश्चंस बहुत ही इजी आता है कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा चैप्टर्स है। अब चलो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखो मेंस में ये भी क्वेश्चंस आया है, इफ Z1 माइनस 2Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 Z2 के बाद इज यूनिमॉडुलस, ठीक है, यूनिमॉडुलस एंड Z2 इज नॉट यूनिमॉडुलस, then find mod of Z1। यूनिमॉडुलस मतलब इसका मॉड वैल्यू जो है ना, यूनिमॉडुलस मतलब इसका मॉड वैल्यू 1 के इक्वल है। यूनिमॉडुलस का मतलब ये होगा। तो Z1 माइनस 2Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार का इज यूनिमॉडुलस है, और Z2 बोल रहा है यूनिमॉडुलस नहीं है, तो बोल रहा है मॉड Z1 का वैल्यू निकालो। एक दो प्रॉपर्टीज और रह गया, मैं जो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस पहले करवा रहा हूं, नहीं तो फिर सारा प्रॉपर्टीज भूल जाओगे। तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चंस को। देखो इसका सेकेंड का सॉल्यूशन,
मॉड वैल्यू जो है ना इसका, यानी Z1 और माइनस 2Z2 अपॉन और 2 माइनस Z1 और Z2 का बार, ये 1 के इक्वल है। ठीक है ना, यूनी मॉडुलस का मतलब इसका मॉड वैल्यू जो है ना 1 के इक्वल दिया गया है, और Z2 यूनी मॉडुलस नहीं है, मतलब Z2 का मॉड वैल्यू जो है ना 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मॉड Z1 का वैल्यू क्या होगा। आयुष इतना जल्दी निकाल दिया, 2 के इक्वल बोल रहा होगा, एकदम सही है आयुष, इसका आंसर 2 होगा। गुड, लगता है आगे पढ़ रहा है। हाँ, 1 मिनट। हाँ आयुष बोलो। तो बस हम उसको एकदम गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वैसे ही बनाएंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना मेंस में पूछ चुका है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस आया है। स्क्वायर करके मॉड हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायर करो, और मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार के इक्वल होता है। और ऑफलाइन क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे तुम? बाहर है, अच्छा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है चलो, ओके, गुड, वेरी गुड। तो दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो Z1 माइनस 2Z2 अपॉन और 2 माइनस Z1 Z2 का बार का मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखोगे। और मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, Z1 माइनस 2Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 Z2 का इनटू और Z1 माइनस 2Z2 अपॉन और 2 माइनस Z1 माइनस Z2 के बाद का होल बार इक्वल टू 1 लिखोगे। बात समझे? प्रॉपर्टी मॉड जेड स्क्वायर जो होता है जेड जेड बार के इक्वल होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं Z1 माइनस 2Z2 इनटू, और इस बार के प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं Z1 का बार, अब माइनस 2 का बार 2 ही होता है, और Z2 का बार इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस Z1 Z2 का बार इनटू और 2 का बार, फिर 2 का बार 2 ही हो जाएगा, रियल नंबर का बार रियल ही होता है, और Z1 का बार इनटू Z2 के Z2 का बार, तो 2 बार लग रहा है तो Z2 पे, तो Z2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो Z2 के बार का बार क्या होगा, Z2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 बार, फिर Z1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2Z1 Z2 बार हो जाएगा, और फिर मैं इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2Z2 Z1 बार हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4Z2 Z2 बार हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये माइनस 2Z1 बार Z2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2Z1 Z2 बार, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Z1 बार इनटू हो जाएगा Z2 बार। ठीक है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखोगे कुछ टर्म इसमें बैलेंस हो जाएगा, तो 2Z1 Z2 बार और 2Z1 Z2 बार ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 2Z2 Z1 बार और माइनस 2Z2 Z1 बार ये आपस में इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और Z1 बार को लिख ही सकते हैं ना प्रॉपर्टी से, मॉड Z1 स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 4, और Z2 बार को लिख सकते हैं मॉड Z2 का होल स्क्वायर, और 4 को लेफ्ट साइड लिया हो तो माइनस 4 हो जाएगा, और इसको लिख सकता हूँ लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस, और Z1 बार को लिख सकता हूँ मॉड Z1 का स्क्वायर इनटू Z2 बार को लिख सकता हूँ मॉड Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को एक जगह लिख लो, तो मॉड Z1 स्क्वायर माइनस 4, और इसमें अगर कॉमन ले ले सेकेंड और फोर्थ में माइनस Z2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड Z1 स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस 4, ये फैक्टराइज हो जाएगा कि ये मॉड Z1 स्क्वायर माइनस 4 और इनटू हो जाएगा 1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर को 0 करोगे तो मॉड Z1 स्क्वायर 4 आएगा, और सेकंड फैक्टर को 0 करोगे तो मॉड Z2 स्क्वायर 1 आएगा। तो यहां से मॉड Z1 का वैल्यू 2 आ जाएगा और मॉड Z2 का वैल्यू 1 आ जाएगा, और ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मॉड Z2 यूनिमॉडुलस नहीं है, तो ऑब्वियसली मॉड Z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के, मॉड Z1 का वैल्यू 2 के इक्वल होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना,
भूषण। तो चलो एक और क्वेश्चंस मैं इस पे ले रहा हूं। जैसे देखो दिया गया है 1 प्लस आइटा इंटू 1 प्लस 2 आइटा इंटू 1 प्लस 3 आइटा से लेकर के 1 प्लस एन आइटा इक्वल है x प्लस आइटा वाई के। तो बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे इसका वैल्यू चाहिए 1 प्लस आइटा इंटू 1 प्लस 2 आइटा इंटू 1 प्लस 3 आइटा डॉट 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 1 प्लस एन आइटा। ठीक है, ये एन है, 1 प्लस एन आइटा वो इक्वल दिया गया है x प्लस आइटा वाई के। तो बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे बनाओगे इसको? तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो इसका मॉड वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, मॉड ले लेंगे। ठीक, 1 प्लस एन आइटा का मॉड वैल्यू इक्वल होगा x प्लस आइटा वाई के। ठीक है ना? तो दोनों मैंने मॉड ले लिया, क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट और राइट इक्वल है तो उसका मॉड वैल्यू भी इक्वल होगा। और मॉड के प्रॉपर्टी से लिख सकता हूँ 1 प्लस आइटा का मॉड वैल्यू, 1 प्लस 2 आइटा का मॉड वैल्यू, 1 प्लस 3 आइटा का मॉड वैल्यू, इस तरह से डॉट 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 1 प्लस एन आइटा का मॉड वैल्यू। और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मॉड वैल्यू ये होगा। तो इंडिविजुअल के मॉड के इक्वल होगा मॉड के प्रॉपर्टी से। 1 प्लस आइटा का मॉड वैल्यू √2 होगा, ये √5 हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना? इस तरह से फाइंड आउट करते जाओगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो नहीं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। आपको दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू से लेकर के 1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इस पे और रिपीट कर देता हूं। जैसे इफ एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल है अंडर रूट ऑफ ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी। तो मुझे प्रूफ करना है कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है। गिवन है कि x प्लस आइटा वाई जो है इक्वल है अंडर रूट ऑफ ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी का होल रूट है। तो मुझे प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल होगा। जब भी आइटा से थोड़ी रिलेशन दे तो दोनों तरफ मॉड ले लो। एक्स प्लस आइटा का मॉड वैल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए प्लस आइटा बी का मॉड वैल्यू अपॉन सी प्लस आइटा डी का मॉड वैल्यू। ठीक है ना? तो x प्लस आइटा y का मॉड वैल्यू, और मॉड के प्रॉपर्टी से मॉड रूट के अंदर ले जा सकते हो और ऊपर का मॉड प्लस नीचे का मॉड लिख सकते हो अपॉन c प्लस आइटा डी का मॉड वैल्यू लिखा जा सकता है मॉड के प्रॉपर्टी से, क्योंकि मॉड a बाय b जो होता है मॉड a बाय मॉड b होता है। और इसका मॉड का मतलब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है ना? और रूट के अंदर a प्लस आइटा b का मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है ना? दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूं, इधर से रूट हट जाएगा तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बात समझे क्या किए हैं? सो मैंने क्या किया, दोनों तरफ मॉड ले लिया हूं, और मॉड का मतलब होल मॉड का मतलब ऊपर का मॉड अपॉन नीचे का मॉड रूट के अंदर, और ऊपर का मॉड क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे का मॉड सी प्लस आइटा डी का मॉड होगा अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल रूट। तो दोनों तरफ से रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे। ठीक है ना? और फिर से स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, राइट साइड का रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये मुझे प्रूफ करना था। तो जब भी फ्री फ्रॉम आपको आइटा प्रूफ करने के लिए देता है तो दोनों तरफ आप मॉड लेकर के प्रूफ कर सकते हो, और मॉडुलस का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। इस पे आपको क्वेश्चंस मैं लिया नहीं हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में इस पे आपको ज्यादातर क्वेश्चंस लूंगा मॉडुलस से रिलेटेड, काफी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। ठीक है? इस पे ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है आयुष?
इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो। इस पे काफी क्वेश्चंस जॉट जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर पे काफी क्वेश्चंस आया है और आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आपको मैं पोलर फॉर्म बताऊंगा और एलर फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग देखेंगे। हैंग कर गया एकदम।